ये टॉपिक जो है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, है ना, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। क्या है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है और एक ही में नहीं, प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में ही पूछा जा चुका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले से क्या है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या इसमें मूल रूप से ये, इसमें जब शुरुआत में जब संविधान बना था उस समय क्या था कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितना है, 470 प्लस अनुच्छेद हैं, मतलब उससे ज़्यादा है, ठीक है, और 25 भाग है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि पहले 22 था, 25 हो गया, उसके बाद 12 अनुसूचियाँ। ये दर्शाता है इस बात को कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ना, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। क्या संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव मतलब क्या कि भारतीय संविधान हमेशा तो फॉलो करता है संघीय व्यवस्था को ये, लेकिन झुकाव किधर है, एकात्मक तरफ भी है। जैसे ज़रूरत पड़ने पर ये जो है एकात्मक भी हो जाता है। जैसे कि शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, ये बात आपको पता ही होगा। लेकिन जब आपातकाल की बात आती है तो पूरी तरीके से कैसे हो जाता है, ये एकात्मक हो जाता है। मतलब कि सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं, केंद्र के पास चली जाती हैं, है ना। केंद्र क्या होता है, मजबूत हो जाता है ना, केंद्र मजबूत संघ कहा जाता है उसे, ठीक है। बस वैसे नॉर्मली ध्यान रखिए, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट हो गए। एक तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए मेंस में जब आपको लिखना पड़ेगा ना तो वहाँ पर कम से कम कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब सोचने बैठना 1 घंटा ऐसा नहीं करना है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। थर्ड पॉइंट क्या आता है, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। ये पॉइंट क्या है कि संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पर भारत में संविधान क्या है, सर्वोच्च है। कई बार आपको लगेगा कि पार्लियामेंट, कई बार लगेगा पार्लियामेंट सर्वोच्च है, कई बार लगेगा सुप्रीम कोर्ट या मतलब एससी, ये सर्वोच्च है। लेकिन ध्यान रखिएगा सब जगह क्या है, चेक एंड बैलेंस है, ठीक है ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कौन से सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी कानून बनाएगा संसद, अगर संविधान के विरुद्ध जाएगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है क्या करेगा, पुनर्विचार करेगा, ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत पता है आपको, केशवानंद भारती केस 1973 बहुत फेमस है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप दे रहे हैं मतलब 2026 का, तो आप कम से कम इतना तो पता होगा, बेसिक बातें। उसके बाद क्या है, एक है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये पॉइंट देखिए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। इसमें क्या है कि प्रस्तावना में ये देगा 1976, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर ये बात पूछा जाए कि क्वेश्चन आता ही है और जब ये आता है तो डाउट में डालता है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्या क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यूपीएससी के क्वेश्चन आया भी है कि जब प्रस्तावना में मूल रूप में क्या था, या मतलब कि मतलब ये मिलाकर पूछा गया था उसमें, है ना। तो वहाँ पर कई लोग जो है कन्फ्यूज हो गए थे और ये सोच लिए थे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है मूल संविधान में ही था, मतलब मूल प्रस्तावना में। वहाँ पर गलती हुई थी लोगों से, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद संसदीय प्रणाली, ये क्या है संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, देख रहे ना, और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। ये कहाँ का है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ पर आधारित है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि जब एमसीक्यू आता है कंफ्यूजन होती है कि कहाँ का है, तो ब्रिटिश मॉडल का है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा था मौलिक अधिकार भाग 3। अब देखिए कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ये सब अगर आप थोड़ा सा भी संविधान पढ़े होंगे तो अपने से ही बना के लिख देंगे, उसमें मतलब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वाला पॉइंट कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है क्या, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ठीक है। अनुच्छेद 32 आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था। क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो बाकी के 6 मौलिक अधिकार बेकार हो जाएंगे, है ना। क्योंकि संवैधानिक
संवैधानिक उपचार का अधिकार होना जरूरी है। कोई आपको प्रॉब्लम होता है 6 मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो आप कम से कम 32 के तहत जो है कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे, है ना, ये पॉइंट। तो ये भी एक विशेषता है। उसके बाद देखिएगा डीपीएसपी, है ना, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, इसमें क्या है, ये किस संविधान से लिया गया, आयरिश संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। किस संविधान से है, आयरिश। हालांकि इस बारे में मैं बहुत पहले, मतलब साल 2 साल पहले पढ़ाया था, तो डिटेल पढ़ाया था पूरा बकायदा, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है। देखिए डीपीएसपी क्या है कि गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत है। जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको कैटेगराइज मिलेगा कि कौन कौन सा गांधीवादी है, कौन कौन समाजवादी है, कौन कौन उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। गैर न्यायोचित लेकिन न्याय राज्य की नीतियों के लिए दिशा निर्देश है। मतलब क्या कि ये गैर न्यायोचित, मतलब कि अगर आपको डीपीएसपी नहीं फॉलो दिख रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि चलेंगे हम, आप चलेंगे कोर्ट में, आप कोर्ट से पास नहीं चले जाएंगे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट था वहाँ पर आप चले जाते थे, है ना। जो 6 मैंने बताया ना कि 6 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें कि एक आपका अलग से था 32, है ना, अनुच्छेद 32, जहाँ पर आप कोर्ट पास चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है ना। लेकिन ये नीतियों के लिए जो है दिशा निर्देशक काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य जरा देख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा जब भी मौलिक कर्तव्य की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य शिक्षा जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। पहले कितना रखे गए थे, 1976 में 10 रखे गए थे, और 2002 में एक कौन सा जोड़ा गया, शिक्षा जोड़े जाने से जो गया कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। एक चीज़ ये, एक पॉइंट इसमें क्या है, एक पॉइंट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर भी ये ध्यान रखने बात की कि सर्वोच्च न्यायालय हो, केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या और संरक्षण का अधिकार है। केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट सतत क्या है, उच्च न्यायालय भी, मतलब हाई कोर्ट भी है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ भी गलती कभी होती है कि जब केवल सर्वोच्च न्यायालय पूछता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि नहीं क्या पता सर्वोच्च न्यायालय ही हो। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एकल नागरिकता, ये तो आप पढ़े होंगे, मतलब कई बार पढ़े होंगे। देखिए होता क्या है ना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं। जैसे अमेरिका क्या है कि एक सेंटर का नागरिकता है, एक स्टेट की नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि एकल नागरिकता है, कि मतलब एक ही नागरिकता राज्य के स्तर पर है और एक ही वही नागरिकता जो है केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। केवल भारतीय नागरिकता हमारे यहाँ है, वही मैं आपको बताया। उसका एक पॉइंट क्या है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है कि मतलब विशेषता है कि नहीं संविधान की। हालांकि संविधान अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा ये डाउट होता है कि है कि नहीं है। तो क्या है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या जिला न्यायालय, सब क्या है एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और जाकर के जिला न्यायालय कहेगा नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, सब इंटीग्रेटेड है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्या पॉइंट है, 3 स्तरीय पंचायती राज एवं नगर पालिका व्यवस्था। ये क्या है, 3 स्तरीय हमारे यहाँ पर है, 73वें और 74वें संशोधन में द्वारा जोड़ा गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 73 कब से है, 1992 में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो कह रहा है कि 3 स्तरीय पंचायती राज एवं नगर पालिका व्यवस्था, 3 स्तर होता है ना। 3 स्तर में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि अच्छा 3 स्तरीय में उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। कुछ जगह पर जनता पब्लिक मतलब इलेक्शन करती है, चुनाव करती है, लेकिन कुछ स्तर पर जो है पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। ये क्लियरिटी रखिएगा। कई बार ये डाउट आएगा कि सब में पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेट सब में नहीं करती है ना। तो एक बार जो है जब टॉपिक पढ़िएगा तो डिटेल में देख लीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसको कहता है लचीला और कठोर दोनों। क्या हमारा संविधान लचीला है? हाँ, कठोर भी है, हाँ, दोनों है। कैसे? कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से
और कुछ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति संशोधन के योग्य हैं। मतलब कि अगर संविधान में संशोधन करना हुआ तो कुछ जगह पर आप सीधे सीधे साधारण बहुमत से संशोधन कर देंगे, है ना। अब ये बहुमत पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद कुछ विशेष बहुमत से संशोधन होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, कुछ विशेष बहुमत भी हो प्लस आधे राज्य जो हैं उनकी भी सहमति होनी चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन आया भी है, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पीवाईक्यू दिखाएगा कि सभी आए हैं कहीं कहीं घुमा फिरा करके, है ना। ये जितने पॉइंट डिस्कस किए गए हैं सब के सब कहीं कहीं आए हुए हैं। अब तक 106 संशोधन 2023 तक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वयस्क मताधिकार, ये तो आप पढ़े ही होंगे, है ना। ये क्लास हमको लगता है क्लास 6-7 से ही पढ़ाया जा रहा है। वयस्क मताधिकार क्या है इसमें कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी को वोट देने का अधिकार है ना। कब आएगा ये देखिए, एक पॉइंट ध्यान रखिए यहाँ पर, बहुत जो बारीक पॉइंट है कि 61वें संशोधन 1989 द्वारा 21 से 18 वर्ष किया गया। किसमें? 61वें में। ये गलती मत करिएगा, पहले कितना था, पहले 21 साल था, लेकिन 61वें संशोधन कब से? 1989, मतलब कि 1989 पहले जो लोग थे अगर वो 21 साल के हो जाएंगे तभी वोट दे सकते थे, लेकिन 1989 के बाद से जो है प्रावधान चेंज किया गया और क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी क्लियरिटी रहनी चाहिए कम से कम। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। क्या वित्तीय व्यवस्था को एक कभी वित्तीय आपातकाल कभी लगाया कि नहीं लगाया गया हमारे यहाँ पर? तो सोचिएगा, कभी नहीं लगाया गया है। हालांकि ये स्टेटमेंट देते हैं कि कभी कभी जो है पूछेंगे कि हाँ लगाया गया है, एक बार लगाया गया, कब लगाया गया? कहेंगे 1991-92 में, है ना। ये क्यों? क्योंकि उससे फाइनेंशियल क्राइसिस था तो लोग लगे कि वो लगा दिया गया था। तो ये गलती मत करिएगा, नहीं लगाया गया था। एक ये पॉइंट। उसके बाद ये कि अनुच्छेद 352, 356, 360 ये पढ़ते वक्त जब भी आप ये पढ़ेंगे वित्तीय आपात या मतलब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे या राज्य आपातकाल, राज्य आपात मतलब राष्ट्रपति शासन, तो वहाँ पर जाकर के ये जरूर पढ़िएगा फंडामेंटल राइट कौन कौन से उल्लंघन कर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, कौन कौन निलंबित होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, कुछ ऐसा प्रावधान है कि नहीं है, ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये डिटेल कर रहे हैं मतलब फिर तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। हम क्या कर बस रिवीजन कर रहे हैं, जो चीज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है एक बार जो है सरसरी निगाह से देखते जाएंगे। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि किताब पूरा पढ़ाना शुरू कर दे, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और भी है, ये क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। क्या ऐसा है? कोई राज्य धर्म नहीं, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। दो तरह होते हैं। एक राज्य ऐसा होता है कि जैसे स्टेट क्या करेगा, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि स्टेट क्या करेगा, सभी रिलीजन का 1, 2 जितने भी रिलीजन हैं सबका क्या करेगा, सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, है ना। सबका जरूर पर ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि जाओ तुम चाहे कुछ भी करो हम नहीं मतलब ध्यान देंगे, ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। कई बार हालांकि आप पढ़े होंगे बेसिक एम लक्ष्मीकांत, आपको वहाँ पर लिखा हुआ है, दिया गया है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 3 अंगों का पृथक्करण सिद्धांत। परंतु देखो मैंने अभी इससे पहले चर्चा की कुछ समय पहले कि 3 अंगों का पृथक्करण सिद्धांत है, लेकिन उस पर क्या है, चेक एंड बैलेंस भी है, मतलब नियंत्रण और संतुलन भी है ना। क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या है, अंकुश भी करेंगे। मतलब कि विधायिका ऐसी नहीं है कि विधायिका अपने हिसाब से जो है विधायिका अपने हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बना देगा। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका बैठा हुआ है, ठीक है ना। न्यायपालिका इस पर जो तुरंत क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करता रहेगा, हमेशा जांच करेगा जब भी उसको लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कार्यपालिका भी देखिए, कार्यपालिका सब पे मतलब कि चेक एंड बैलेंस करती रहती है कि कार्यपालिका जो विधायिका के लोगों को ध्यान देती है ना, या न्यायपालिका के लोगों को भी ध्यान देती है। मतलब सबका एक, तीनों लोग अपने जो है पृथक्करण है लेकिन जो है एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं, कहने मतलब ये है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कुछ संविधान की विशेषताएं अगर हम इतना चर्चा किए हैं तो 4-5 ऐसे होंगे जो आपको याद हो गए होंगे, जो कि अगर आप कभी मतलब एग्जाम लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट तो याद आ ही जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। बाकी प्रीलिम्स में अगर 2-4 पॉइंट बन जाते हैं तो अच्छी बात है, होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो आज की इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।